ओके तो देखो भाई लोग, छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी को सुनने मात्र से ही गूसबम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर छावा मूवी के अंदर तो फुल टू विजुअलाइज कर दिखाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी जीवनी को, तो गूसबम्स कैसे नहीं आएंगे भाई। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट 16 गूसबम्स मोमेंट्स इन छावा। पार्वती पतये 16 नंबर पर है यहाँ पर जो मूवी की स्टार्टिंग में अजय देवगन की आवाज में जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी का नरेशन सुनने को मिलता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक नरेशन को मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया है, तो उसका एकमात्र रीजन है तान्हाजी। तान्हाजी मूवी के अंदर जो हमें अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंस और उनकी पावरफुल डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिली थी, उसके बाद जब यहाँ पर छावा मूवी की स्टार्टिंग में उनकी आवाज में नरेशन सुना तो ऐसा लगा कि डैम बढ़िया है। अब यार नंबर 15 पर है यहाँ पर वो डायलॉग जहाँ पर की औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को कहता है कि हमारी ओर आ जाओ, मुगलों की ओर आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दी जाएगी, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। और उसके रिप्लाई में जो छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि तुम मराठाओं की ओर आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे और तुम्हें धर्म भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये डायलॉग सिद्ध करता है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की सोच को, कि स्वराज्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर की लोगों को अपना धर्म छोड़ना पड़े। वहाँ पर हर आदमी राजा है, हर आदमी सर उठाकर चल सकता है। नंबर 14 पर है वो सीन जहाँ पर की औरंगजेब की 5000 की सेना अकेले छत्रपति संभाजी महाराज के लिए आती है एंड उस पूरे सीक्वेंस में काफी ब्रिलियंट तरीके से यहाँ पर क्राउड को कंट्रोल किया गया है। एंड भाई उसके ऊपर यहाँ पर विकी कौशल यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज का रोर किसी शेर से कम नहीं लग रहे थे उस सीन में विकी कौशल, वो सीन जो कि आपने टीजर में भी देखा ही होगा। एंड उस पूरे सीन में कोई भी बीजीएम नहीं है तो सिर्फ विकी कौशल की दहाड़। एंड अब नंबर 13 पर मैंने रखा है यहाँ पर औरंगजेब की पूरी सेना को छुप छुप कर जिस तरीके से यहाँ पर महाराज की सेना मारती है उन सारे सीन्स को, वहाँ पर उन सारी लड़ाइयों को इस तरीके से और काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है हिंदू गॉड्स का रेफरेंस लेते हुए, कि काफी बढ़िया लगा। और वहाँ पर महाराज ने औरंगजेब की आधी सेना को खत्म कर दिया था। नंबर 12 पर मैंने रखा है औरंगजेब के डायलॉग को। अब तुम कहोगे कि साले औरंगजेब का डायलॉग सुन के तुझे गूसबम्स आ रहे हैं, तो रुको भाई, डायलॉग तो सुन लो पहले क्या है। मूवी स्टार्ट होती है और औरंगजेब के दरबार का जो पहला सीन हमें दिखाया जाता है और उनके दरबार में ये खबर आती है कि मराठों के वीर यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। और औरंगजेब बोलता है कि सिवा जैसा दुश्मन अब कहाँ मिलेगा, ये वाला नहीं। इसके तुरंत बाद वो बोलता है कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। मूवी के शुरू में ये सीन देखकर जो फील हुआ ना, इस सीन को सिर्फ फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं, लेकिन फिर भी कर दिया। अब यार नंबर 11 पर है वो पूरा बुरहानपुर वाले फोर्ट पर जो अटैक करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पूरी मराठा सेना, वो वाला सीन। वैसे तो वो पूरा युद्ध सीक्वेंस ब्रिलियंटली रिटर्न है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें से कुछ चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगी। जैसे कि सबसे पहला शॉकिंग सीन तो वही था जहां पर कि छत्रपति संभाजी महाराज की स्ट्रेटेजी को हमें दिखाया गया। वो सीन जहां पर कि किले के आगे से यहाँ पर सिर्फ खाली घोड़ों को दौड़ाना और फिर पीछे से हमला करना और दुश्मनों को शॉक कर देना। मुगल शॉक हुए ना हुए, लेकिन मैं जरूर शॉक हो गया था। इन सारी चीजों के बारे में सिर्फ पढ़ा था, अब देखा तो मजा आ गया। नंबर 10 पर भी मैंने वो पूरे बुरहानपुर वाले अटैक सीक्वेंस में से ही एक सीन को रखा है, जो भी यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की जो मराठा सेना थी उनकी स्ट्रेटेजी को हमारे सामने रखता है। अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये एक्चुअल में हुआ होगा, यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी के चलते इन्होंने इस सीन को रखा है। हाँ, लेकिन वो छत्रपति संभाजी महाराज का इतना दूर घोड़ा कुदाने वाला सीन एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही कुछ सिमिलर स्टोरी हमने महाराणा प्रताप के बारे में भी सुनी है, जहाँ पर की रणभूमि में से यहाँ पर महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उनका घोड़ा चेतक एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक काफी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए जंप करता है। लेकिन मैं इस सीन को फिक्शनल नहीं कह रहा हूँ, मैं फिक्शनल कह रहा हूँ उस सीन को जहाँ पर की मराठा सेना यहाँ पर अपनी सेना को युद्ध भूमि में लाने के लिए अपनी ढालों का इस्तेमाल करती है और उन्हीं ढालों पर से होते हुए यहाँ पर पूरी मराठा सेना युद्ध भूमि में आ जाती है। उस सीन की बात कर रहा हूँ मैं, वो शायद फिक्शनल हो सकता है। अब आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। नंबर 9 पर मैंने रखा है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट को दिखाने वाला सीन और वहाँ पर पीछे से छत्रपति संभाजी महाराज की आवाज में वो डायलॉग, ए हिंदवी स्वराज्य हावे हिंच टू इंच इच्छा। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो ना, अमी गुजराती दादा। हाँ, एक्चुअल में वो उनकी आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी वॉइस एक्टर था ना, उनकी आवाज काफी अच्छी लग रही थी। नहीं, जब यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन हमें दिखाया जा रहा था और उनके पीछे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज सुनाई दे रही थी, दैट वाज सिंपली ब्रिलियंट। नंबर 8 पर है यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का वो पूरा राज्याभिषेक वाला सीन। भाई वहाँ पर विकी कौशल की बॉडी लैंग्वेज देखो, ही फील्स लाइक छत्रपति संभाजी महाराज। उस पूरे सीन में जब यहाँ पर सिंहासन तक चलते हुए जा
जा रहे हैं ना, तब यहाँ पर चलने का तरीका भी नोटिस करोगे ना, तो वो गर्व, वो प्राइड उनकी चलने के तरीके में दिखता है। सर को ऊपर और छाती को बाहर रखकर जिस तरीके से यहाँ पर वो सीन पूरा क्रिएट किया गया है ना, ब्रिलियंट। एंड उस सीन में और वैल्यू ऐड करता है हिस्टोरिकली एक्यूरेट कास्ट की कॉस्ट्यूम। छत्रपति संभाजी महाराज का क्या वैभव था उसको दिखाता हुआ जो वो पूरा सेट लगाया गया है वो, एंड कास्ट की परफॉर्मेंस। नंबर 7 पर मैंने रखा है छत्रपति संभाजी महाराज के सिंपल एक डायलॉग को, जहां पर कि वो बुरहानपुर वाले फोर्ट पर अटैक करते हैं ना, एंड वहीं पर उस पहलवान का नाम क्या था मैं भूल गया, उसको हराने के बाद उसके ऊपर पाव रखकर जो वो डायलॉग बोलते हैं, हम शोर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं। क्या डायलॉग था वो, हम शोर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं। अब यार नंबर 6 पर मैंने रखा है छत्रपति संभाजी महाराज के चाइल्डहुड वाले सीन को। वहां पर उस चाइल्ड एक्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ तो करनी बनती है यार। क्या परफॉर्मेंस दी है उसने, उस उम्र में मैं ठीक से चल नहीं पाता था और यहाँ पर ये चल भी रहा है और छत्रपति संभाजी महाराज के बचपन में जो ऑरा था उसको कैरी भी कर रहा है। मैं बस ये सोच रहा था कि यहाँ पर डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने उस चाइल्ड एक्टर को तैयार कैसे किया होगा, कैसे एक्सप्लेन किया होगा कि यहाँ पर उसको स्क्रीन पर किस तरीके से बिहेव करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से उसको अपना पूरा स्क्रीन प्रेजेंस रखना है। जैसे भी एक्सप्लेन किया हो, लेकिन उस चाइल्ड एक्टर ने काफी अच्छे से टेक ओवर किया है, अपनी आंखों से एक्टिंग की है भाई। जिस तरीके से वो अक्षय खन्ना यानी कि औरंगजेब की तरफ देखता है ना, वो स्पेशल लुक। नंबर 5 पर है वो पूरा शिव पूजा वाला सीन। अब पता नहीं क्यों उसको ट्रेलर में देखते ही मुझे गूज़बम्स आ गए थे भाई, क्या सीन है वो। अब विकी कौशल तो ब्रिलियंट है ही उस सीन में, लेकिन यहाँ पर उस सीन का पूरा बैकग्राउंड देखो, वो पूरा सेट लगाया है या फिर कोई ओरिजिनल लोकेशन है वो, क्योंकि काफी बढ़िया सेट डिजाइन लग रहा है वहाँ पर। वो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड और उसके अंदर यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज दूध चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर। लेकिन मेरी एक कंप्लेन ये है कि यहाँ पर ये सीन मूवी में आता है और चला भी जाता है, कुछ ही सेकंड्स का है, पता ही नहीं चलता। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस सीन को लेकर, क्योंकि मैंने ट्रेलर के अंदर ही देखा था और मुझे काफी अच्छा लगा था। शायद बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से थोड़ा मिसमैच हो गई मेरी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर है यहाँ पर युद्ध के पहले छत्रपति संभाजी महाराज की अपने बाकी मराठा राजाओं जो कि यहाँ पर औरंगजेब से डर चुके हैं उनको देने वाली स्पीच। यार उस पूरी स्पीच को जिस तरीके से लिखा गया है और बीच बीच में जो मराठी वर्ड्स, मराठी डायलॉग्स आते हैं वो काफी अच्छे से वर्क करते हैं मेरे लिए। अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि वो मराठी वर्ड्स और डायलॉग्स मुझे पूरी तरीके से समझ में आए, लेकिन थोड़ी बहुत मराठी मूवीज तो मैंने भी देखी है, उतना तो समझ में आ ही गया जितना समझ में आना चाहिए, और मैं घर से रिसर्च करके गया था, ठीक है। अब लेकिन उस पूरे स्पीच वाले सीक्वेंस को तुम ध्यान से देखोगे ना, तो वहाँ पर डायरेक्टर ने यहाँ पर कैमरा एंगल्स और कैमरा मूवमेंट्स को भी इस तरीके से अरेंज किया है कि वहाँ पर उस स्पीच की अहमियत, उस स्पीच की इंटेंसिटी हमें समझ में आती है। अभी भाई लोग नंबर 3 पर मैंने जिस सीन को रखा है वो एक्चुअल में कोई एक सीन नहीं है, वो कई सारे सीन्स है जो कि हमें एक के बाद एक दिखाए जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर लेता है और उनके साथ 10 से 15 दिनों तक यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। 9 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज इनकी गिरफ्त में नहीं आए थे। पता है क्या, यही बात चल रही थी मेरे दिमाग में जब जब यहाँ पर उनको टॉर्चर किया जा रहा था और वो पूरा टॉर्चर वाला सीन चल रहा था, और वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब धीरे धीरे क्रूर होता जाता है और जो जो यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वो करता है, वो चीजें सच में गुस्सा दिलाने वाली थी। एक तो महाराज के शरीर पर इतने सारे घाव और इसके ऊपर से इन घावों के ऊपर नमक को लगाना, उनकी आंखों को निकाल देना, उनकी जुबान को खींच लेना, ये सारे सीन्स देखकर भाई, और उनके 10 उंगलियों के नाखूनों तक को नहीं छोड़ा, आत्मा काबू से बाहर जा रही थी मेरे। अब यार नंबर 2 पर मैंने जिस सीन को रखा है उसको कई सारे लोग फेक बोलते हैं, तो उन फेक लोगों को थोड़ा साइड में ही रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज के शेर के साथ लड़ाई करने वाले सीन की। ये सीन तभी आता है जब यहाँ पर वो बुरहानपुर पर अटैक करते हैं और वहाँ पर उस पहलवान से लड़ाई के बीच में वो नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर शेर से लड़ाई करते हैं वो। लेकिन उस सीन से मेरी कंप्लेन सिर्फ इतनी ही थी कि इतना ही क्यों दिखाया, थोड़ा और दिखा देते। वो सीन रैंडमली कट हो जाता है भाई, महाराज ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगा मुझे, लेकिन फिर भी वो सीन काफी बढ़िया था। अब यूए रेटिंग के लिए करना पड़ता है ये सब कुछ। अब जिन लोगों को ये शेर वाली कहानी फेक लगती है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर 5 फुट 7 इंच का अकबर जंगल में शिकार के लिए निकलता है, ये मान लेते हो, तो अपने 6 फीट की छत्रपति संभाजी महाराज शेर के साथ लड़ाई क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो अब फाइनली नंबर 1 पर मैंने जिस सीन को रखा है, ना तो वो कोई बड़ा एक्शन सीन है, ना ही कोई रणभूमि का सीन है, और ना ही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट यानी कि विकी कौशल का सीन है, बल्कि ये सीन है यहाँ पर कवि कलश का, जहाँ पर की मूवी के एकदम एंडिंग में यहाँ पर उनको मारने के लिए ले जा रहे होते हैं औरंगजेब के सैनिक, एंड तब जो हमें एकदम इमोशनल कविता की प्रतियोगिता दिखाई गई है कवि कलश
यश एंड छत्रपति संभाजी महाराज के बीच में, वहाँ पर उस पर्टिकुलर सीन में यहाँ पर विनीत कुमार सिंह को मानना पड़ेगा। क्या परफॉर्मेंस दी है भाई यार। इस मूवी में सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते करते नहीं थक रहा मैं, क्योंकि सभी ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी है। लेकिन इतनी सारी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस के बाद भी यहाँ पर इस पूरी मूवी में विनीत कुमार सिंह की परफॉर्मेंस अलग ही स्टैंड करती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और जिस तरीके से वो छत्रपति संभाजी महाराज के लिए कविताएं बोलते हैं, वो कहीं से भी वीक फील नहीं होता। एक अच्छी डायलॉग डिलीवरी वही होती है जहाँ पर कि ऐसा ना लगे कि एक्टर डायलॉग्स को स्ट्रेच कर कर बोल रहा है। एंड जेन्युइनली मुझे यहाँ पर विनीत कुमार सिंह की डायलॉग डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड हिस्टोरिकल मूवीज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी। एंड छावा मूवी के अंदर सभी की डायलॉग डिलीवरी एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट फील होती है, कहीं से भी नकली नहीं लगती, सिर्फ रश्मिका मंदाना के डायलॉग्स को छोड़कर। ओके तो भाई लोग ये थी मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट गूज़बम्प्स मोमेंट्स की लिस्ट इन छावा। लेकिन अब तुम लोग तुम्हारी लिस्ट मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।